नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। तो बीपीएससी का डेट यहाँ पे आ चुका है, सीडीपीओ का भी डेट आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए स्पेशल बीपीएससी की जो तैयारी है, इससे बेहतर करने का समय कोई हो ही नहीं सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आज क्लास सेकेंड होगा, बिल्कुल ही बेसिक से बिहार के बारे में आपको जानने के लिए मिलेगा, वो भी पूरा का पूरा मैप से। चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, ऐसे सारे ही चीज़ों को जब आप मैप से जब कंप्लीट कर लेंगे तो बिल्कुल क्लास में ही ये सारी की सारी चीज़ें आपके मेमोरी में पूरी तरीके से फिट हो जाएगी। और वर्तमान में जिस तरीके से बीपीएससी में कट ऑफ पार हो रहा है, इस बिहार स्पेशल को करके नहीं जाना बिल्कुल ही यहाँ पे ठीक है, हाई रिस्क यहाँ पे हो सकता है। इसीलिए पूरा का पूरा इसे ठीक है ज़रूर करें आप लोग, एग्ज़ाम में काफ़ी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। और यह कोर्स देखिए पूरी तरीके से बीपीएससी हो गया, सीडीपी हो गया, बिहार एसआई, एसएसआई, ठीक है, एसएससी, जो भी यहाँ पे सबके लिए यहाँ पे समान रूप से लाभकारी होगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पूरी की पूरी जो पीडीएफ है इस टेलीग्राम चैनल में अपलोड की जा रही है, और साथ में कोई भी क्यूरी है तो यहाँ से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे स्पेशल बिहार के अंतर्गत कौन कौन सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। बिल्कुल आपके सामने लिस्ट है पूरा का पूरा, और इसमें एक करेंट भी जोड़ देंगे। करेंट को जोड़ देंगे तो कुछ यहाँ पे बिहार में बच नहीं जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय, बिहार का जो परिचय है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सामान्य परिचय को सबसे पहले यहाँ पे इतिहास के अंतर्गत आप जानने का प्रयास कीजिए कि आखिर बिहार की हिस्ट्री यहाँ पे क्या है। तो इसमें आप मैप के माध्यम से देखिए, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे बात करते हैं हम नामकरण को लेके। 12वीं सदी से हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि 12वीं सदी के पीछे जाएंगे ना तो फिर वो प्राचीन बिहार का इतिहास हो जाएगा, मध्यकालीन बिहार का इतिहास हो जाएगा। तो जब से यहाँ पे नामकरण जो हुआ है तब से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो नामकरण हुआ है देखिए 12वीं सदी में, और ये किस माध्यम से बिहार का जो ठीक है अभी जो बिहार बिहार बोलते हैं, ये चूँकि बिहार से आया हुआ है। आपको पता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब बौद्ध धर्म का पूरी तरीके से उदय हुआ, तो उसके बाद से धीरे धीरे देखिए चैत्य स्तूप वहाँ पे बनने लगा। और चैत्य स्तूप बनने के साथ साथ जो भी भिक्षुक होते हैं, उन भिक्षुओं को रहने के लिए उन्हीं बिहार के क्षेत्रों में बहुत सारा विहार बनवाया गया, गुफाओं को काट काट के। तो जो गुफाएं हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारे शासकों के द्वारा बिहार में कई सारे जगहों पर भारी मात्रा में उन गुफाओं का निर्माण कराया जाएगा। और यही कारण है कि अंततः 12वीं सदी तक आते आते यही जो बिहार है, यही बिहार जो है ठीक है, यही बिहार में पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाएगा। अब बीच का जो समय है देखिए 12वीं के बाद 13वीं, 14वीं, 15वीं, लगभग देखेंगे तो 17वीं 18वीं शताब्दी तक तो पूरा का पूरा ये मुस्लिमों का ही काल है। दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल साम्राज्य तक एक से एक बड़े यहाँ पे शासक आएंगे, और बिहार में भी जो परिवर्तन होगा, बहुत सारा नाम आएगा। उन नामों को आपको प्राचीन बिहार के इतिहास में, मध्यकालीन बिहार के इतिहास में और आधुनिक बिहार के इतिहास में आपको मैं पूरा का पूरा ब्रीफली बताऊंगा। कुछ भी मैं स्किप नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, स्किप नहीं करूंगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं जहाँ से चेंज हो रहा है, कुछ टर्न ले रहा है कि 1756 तक देखिए यहाँ पे बिहार मुगल साम्राज्य में, ठीक है, मैंने बंगाल सूबा का ही हिस्सा था। 1756 तक ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1757 के बाद तक देखेंगे आते आते तो एक जो हिस्सा होता है मुगल साम्राज्य का, वो एकदम बिल्कुल अप्रत्यक्ष तौर पे यहाँ पर रहता है, नाम मात्र का रहता है। क्योंकि यहाँ के जो भी शासक वगैरह होते हैं बंगाल के, ठीक है, जो नवाब खासकर बोला जाता है, वो वहाँ पे कर वगैरह ना के बराबर देते थे। तो हुआ क्या था आपको पता है कि जब मुगलों का कंट्रोल धीरे 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 जब वहाँ से टूटने लगा, तो एक बहुत बड़ा जो सूबा बंगाल हुआ करता था वो अपने आप को सेपरेट कर लिया। अवध सेपरेट हो गया, निजाम सेपरेट हो गया। तो यहाँ पे जो भी नवाब की जो प्रक्रिया जो शुरू हुई यहाँ पे, इसको इस माध्यम से आप समझ सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे 1757 में जो पता है आपको कि किस तरीके से जो प्लासी की ठीक है युद्ध होती है सिराजुद्दौला के खिलाफ, और उस प्लासी की युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों के द्वारा धीरे धीरे बंगाल में कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा। बंगाल का जो एरिया है और उसको एक्सपेंड यहाँ पे किया जाएगा, और उसी एक्सपेंड का एक हिस्सा होगा बिहार और उड़ीसा। तो यहाँ पे बक्सर की जो लड़ाई हुई है 1764 में हुई है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इस लड़ाई में आपको पता है कि किस तरीके से अवध का फिर दिल्ली का नवाब हार गया, ठीक है, बंगाल का जो भागा हुआ नवाब था ये भी बेचारा पूरी तरीके से हार गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, तो 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि की गई। अब इलाहाबाद की संधि ध्यान रखिएगा
दो प्रकार से की गई है, लेकिन यहाँ पे उतना हमें डिटेलिंग नहीं करना है, हमें शामिल करना है इस बिहार को। तो कुल मिला के यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शाह आलम द्वितीय था बंगाल में, सॉरी दिल्ली की गद्दी पे बैठा मुगल शासक, और बंगाल में उस समय था नज्म-उद-दौला आ गया था वहाँ का नवाब। तो दोनों ने मिल के क्लाइव से, ठीक है, इस संधि में हस्ताक्षर किया। और इसमें क्या था बिहार के लिए, तो बिहार को अंग्रेज़ों को ध्यान रखिएगा कि वो सबकी दीवानी मिल गई, अर्थात बिहार को, ठीक है, बंगाल में यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। अब अंग्रेज लोग बिहार पे भी अपनी दीवानी प्राप्त कर ली। अब जब दीवानी प्राप्त कर ली तो सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि उड़ीसा में भी मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। और साथ में बिहार में जब दीवानी प्राप्त कर ली तो वहाँ पे पहला जो दीवान बनाया गया बिहार में, ये बहुत प्रमुख नाम है, सिताब राय को बनाया गया। बहुत बीपीएससी, ठीक है, पूछता है, और फिर और जो अन्य एग्जाम है उसको पूछता है, ध्यान रखिएगा, सिताब राय को बनाया गया। अब आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या है। उसके बाद से प्रक्रिया चलते रही, बिहार का पूरा हिस्सा अंग्रेजों के अधीन ही था। अब वहीं आपको समझना 1857 की जो लड़ाई हुई, कुंवर सिंह का रोल है। उसके बाद से देखिए जैसे जैसे 1857 के बाद से धीरे भारत में भी राष्ट्रवादी मांगे उठने लगी, तो वो परिवर्तन का काल था वहाँ पे। और उसी दौरान देखेंगे तो 2-3 बार इंग्लैंड के सम्राट यहाँ पे भारत में भी सब आएगा और यहाँ पे आके कुछ न कुछ घोषणाएं करेगा भारतीयों के लिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा दिल्ली दरबार, क्योंकि दिल्ली दरबार का संबंध यहाँ पे ध्यान रखिएगा जॉर्ज पंचम है। ये जॉर्ज पंचम, ठीक है, वही ब्रिटेन इंग्लैंड का जो शासक था, वहाँ का शासक या फिर महारानी, कोई न कोई यहाँ पे आता था। तो उस समय जॉर्ज पंचम में खुद भारत आया और 1911 में, ध्यान रखिएगा, 1911 में इसने कुछ घोषणाएं की, क्योंकि पता है कि 1900, ठीक है, अब जो बंगाल का जो विभाजन यहाँ पे हुआ था 1905 में, तो किया ही गया था अंग्रेजों के द्वारा उस विभाजन को, तो बहुत सारी हिंसाएं वगैरह हुई थी। तो 1911 में जब जॉर्ज पंचम आया तो इसने कुछ घोषणाएं की। अब इस घोषणा को थोड़ा सा आप देख लीजिए। इसने कहा कि बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि एक क्षेत्र जब बांग्लादेश जो पूर्वी, ठीक है, बंगाल के रूप में जो अलग हुआ है, सिर्फ वहीं अलग क्यों होगा, बिहार भी अलग हुआ, उड़ीसा भी अलग हो जाएगा। और इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है यहाँ पे, 22 मार्च 1912 को एक अधिसूचना जारी किया गया ब्रिटेन, ठीक है, वहाँ इंग्लैंड की संसद के द्वारा कि जारी कर दिया गया और बोला गया कि 22 मार्च 1912 को बिल्कुल ही, ठीक है, ये लोग अलग हो जाएगा। माने एक होता है ना ऑफिशियली, एक ऑथेंटिक रूप में, ऑफिशियली रूप में पूरी तरीके से बंगाल से बिहार और उड़ीसा यहाँ पे अलग हो जाएगा। अब यही है 22 मार्च का दिन। इसी 22 मार्च को चूँकि बिहार अलग हुआ है बंगाल से, तो हम लोग बोलते हैं बिहार दिवस। अभी हाल ही में देखिए, मैंने हाल ही में क्या 2021 में जो मनाया गया था 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा देखते चलिए आप लोग, ठीक है। अब 1 अप्रैल 1936 को, ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 1936 को आगे चल के बिहार से उड़ीसा भी अलग हो गया। देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इधर उड़ीसा हो गया सेपरेट, इधर हो गया बिहार यहाँ पे बिल्कुल। अभी यहाँ पे ये क्षेत्र सेपरेट हो गया। उसके बाद से यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1956 में, चूँकि 1947 में तो पूरी तरीके से भारत आज़ाद हो जाएगा। और आज़ाद होने के बाद आपको पता है कि किस तरीके से जो एक एक राज्य बना है, उसके लिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। फिर उसके द्वारा ही इन सारे राज्यों का निर्माण किया गया था। तो उस समय राज्य धीरे धीरे बनते गए और 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत बिहार राज्य का निर्माण हो गया कंप्लीट रूप में, जो आज वर्तमान में मौजूद है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज जो वर्तमान में जो बिहार मौजूद है उस समय जो 1956 में था वैसा है, क्योंकि इसमें एक और घटनाएं हुई है 15 नवंबर 2000 को कि झारखंड यहाँ इससे अलग हो गया। ध्यान रखिएगा, एक हिस्सा जो यहाँ पे आप देख रहे हैं झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया। एक ट्राइब बहुल वाला इलाका है, क्योंकि देखिए यहाँ पटना से एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह चलाना यहाँ पे आसान नहीं होता था। तो यहाँ के मूलतः आदिवासियों के द्वारा ये मांग कर दी गई कि भाई हमको एक सेपरेट, ठीक है, राज्य चाहिए। और राज्य को अलग करने का अधिकार पता है कि आपको संसद को है। संसद, ठीक है, पल भर में जिस स्टेट को चाहे टुकड़ों टुकड़ों में बांट सकती है, बिल्कुल साधारण, ठीक है, बहुमत से। तो फाइनली 15 नवंबर 2000 को ये क्षेत्र, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे सेपरेट हो गया।
अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे परिचय, सामान्य परिचय में भूगोल की बात करते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोग जानेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे अब मैप का खेल पूरी तरीके से शुरू हो जा रहा है। पहला देखें आप भौगोलिक अवस्थिति को लेके, तो बिल्कुल ही उत्तर पूर्वी भारत है। उत्तर पूर्वी भारत का मतलब क्या है कि जो भारत का जो एरिया है, ठीक है, भारत का जो क्षेत्र है, यही बिहार है। देखिए ध्यान से, अगर ये यहाँ पे बिहार है, अगर ये वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, तो ये थोड़ा बीच में आ रहा है, देख रहे हैं। तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है उत्तर पूर्वी भारत का ये इलाका है। अब उत्तर पूर्वी भारत का जब इलाका है तो आपको पता है कि इसमें अक्षांश और देशांतर आपको पता होना चाहिए, जो ऑलरेडी एग्जाम में कितने बार पूछा जा चुका है। बहुत ही हास्यास्पद है, देखिए छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पे पूछा जाता है। अगर आपको क्लियर अगर डेटा याद नहीं हो तो आप कर ही नहीं पाएंगे एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत। अब यहाँ पे अगर हम लोग पूरे के पूरे अगर पृथ्वी को बना देते हैं, यही है मैप, ठीक है, मैंने ये पूरा पूरा पृथ्वी है। और भारत को देखेंगे तो जस्ट यहीं पे 0 डिग्री से ऊपर, 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर, लगभग 8 डिग्री के आसपास, यहीं से कन्याकुमारी से भारत का जो अक्षांशीय स्थिति यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि ये तो हो जाएगा पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध, ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। अगर बीच में इसको हम लोग बांट दे एक देशांतर रेखा, तो ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, ये हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और उत्तरी गोलार्ध में भारत कहाँ स्थित है, तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि उत्तरी अक्षांश, ठीक है, क्योंकि अक्षांश का संबंध ही यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध से होगा पूरी तरीके से। तो उत्तरी अक्षांश का संबंध हो जाएगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से शुरू हो जाएगा। इसका मतलब कि सबसे जो गया का जो निचला इलाका जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो लाइन है, ध्यान से देखते चलिए आप लोग, ठीक है, यही है 24 डिग्री 10 मिनट, सॉरी 20 मिनट और 10 सेकेंड। सेकेंड को डबल डॉटेड से इंडिकेट किया जाता है। यहाँ से शुरू होगा और ख़त्म कहाँ हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा, ये है वेस्ट चंपारण का सबसे जो सोमेश्वर जो रेंज है ऊपर, यहीं पे ख़त्म हो रहा है 27 डिग्री 31 मिनट, ठीक है, 27 डिग्री 31 मिनट और हो जाएगा यहाँ पे 15 सेकेंड। ये दोनों ही डेटा आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि इसके बाद जस्ट नीचे से कर्क रेखा 23.5 डिग्री में, जो कि झारखंड को काटते हुए, ठीक है, जो 7 स्टेट को काटते हुए पार करती है, तो बिहार को कर्क रेखा, ठीक है, नहीं काटती है, ध्यान रखिएगा। अब दूसरी हम लोग बात करते हैं देशांतर, ठीक है। तो ग्लोब के बिल्कुल बीचों बीच में जो भागा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, काटा हुआ लाइन है, यही तो है, ठीक है, देशांतर रेखा, इसी को यहाँ पे बोलते हैं। ये भी 0 डिग्री से ही शुरू होता है, 0 से ऐसे जाएगा 180 डिग्री, इधर जाएगा 0 से ऐसे 180 डिग्री, टोटल हो जाएगा 360 डिग्री। अब इसमें देखिए भारत कहाँ है, तो पूर्वी देशांतर में है। मैंने अभी बताया हुआ था आपको कहाँ से शुरू हो रहा है, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से। तो इसका मतलब कि भारत का जो, ठीक है, जो टाइम जोन बनाया गया है 82.5 डिग्री में, जो इलाहाबाद के नैनी के क्षेत्रों से पास करता है, तो जस्ट उसके जस्ट इधर देखेंगे तो इधर आ जाएगा पूरी तरीके से कैमूर वाला इलाका। अब यही है देशांतर आपका। ये जो देशांतर का जो मान है, ध्यान से आप लोग देखते चलिए, ठीक है, 83 डिग्री बिल्कुल शुद्ध, ठीक है, हिंदी में सुनिए, 19 मिनट और उसके बाद हो जाएगा 50 सेकेंड। यहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से, कैमूर से, ध्यान रखिएगा, कैमूर से। और ख़त्म कहाँ हो रहा है, तो किशनगंज में ख़त्म हो रहा है। यही जो इलाका है लास्ट में, इसका जो मान है, नीचे में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 88 डिग्री 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। ये डेटा बहुत ध्यान है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपने ये देख लिया कि बिहार का अक्षांशीय स्थिति क्या है, देशांतरीय स्थिति क्या है। अभी नज़रें गड़ाए रखिए आप लोग, ठीक है, यही आप लोग याद करेंगे ना तो याद हो जाएगा, और नहीं तो फिर, ठीक है, फिर बुक लेके बैठे रहिए, फिर कुछ नहीं होने वाला है। अब उसके बाद हम देखते हैं ज्यामितीय आकार। ज्यामितीय आकार में पूरे पूरी इसकी जो स्ट्रक्चर है किस टाइप का होगा, तो देखिए बिल्कुल जो इसका स्ट्रक्चर होगा आयताकार होगा। अगर यहाँ से ऐसे लिंक करेंगे, आयत का मतलब क्या होता है, जिसका, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दोनों में अंतर हो, मतलब लंबाई सेम हो, चौड़ाई सेम हो, यही तो होता है ना, लंबाई चौड़ाई में अंतर, यही हो जाएगा रेक्टेंगल का आप शेप बना देगा पूरी तरीके से। क्षेत्रफल है क्या है यहाँ पे, तो क्षेत्रफल हो जाएगा टोटल जो एरिया है, इसी को क्षेत्रफल जो भी है यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखिएगा,
94,163 वर्ग किलोमीटर होगा पूरा का पूरा ये एरिया इसको, ठीक है, इसको आप निकाल सकते हैं। तो इसमें अब कुछ भारत का भी तो हिस्सा होगा, मैंने भारत के हिस्से में से ही तो ये भाग अगर हम लोग निकाले तो ये आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भारत के कुल क्षेत्र में जो हिस्सा है 2.86%। जैसे अगर ये भारत का मैप है, इस बिहार को निकाल दीजिए पूरे को, अगर 100% मान रहे हैं तो 100% में जो बिहार का जो हिस्सा है ये है 2.86%, ठीक है। इसको बिल्कुल आप परसेंटेज में, अगर भारत के पूरा जो क्षेत्रफल अगर पता है, बिहार का भी क्षेत्रफल पता है, तो आप निकाल ही सकते हैं आसानी से। उस तरह से अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का जो स्थान होगा 13वां नंबर का होगा, ध्यान रखिएगा 13वां। अब पहला हो जाएगा राजस्थान, दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, तीसरा हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, और बिहार का स्थान हो जाएगा 13वें नंबर पे। तो इतना लंबे याद नहीं करना है आपको, टॉप का, ठीक है, 2-3 आपको याद होना चाहिए। और चूंकि बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार के बारे में पता होना चाहिए। 13वां स्थान, देखिए कितना सिंपल है। यहाँ पे कुछ और भी बातों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। चौहद्दी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चौहद्दी मतलब चारों दिशाओं में, ठीक है, कौन कौन इससे सीमा बना रहा है, चाहे राज्य का स्तर पे हो, चाहे वो किसी देश के स्तर पे हो। तो जैसे हम लोग बात करें हम लोग उत्तर में, तो उत्तर का जो एरिया है यही है, बिहार का जो उत्तरी इलाका है यही है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये जो उत्तरी इलाका है पूरा का पूरा, ये तो पूरा नेपाल से सटा हुआ इस टाइप का जो तराई वाला इलाका है यहाँ पे। अब इसी को आपको एकदम ध्यान देना है। यहाँ पे कौन कौन सा यहाँ पे स्टेट, सॉरी, कौन यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है नेपाल से यहाँ पे सटता है, क्योंकि बीपीएस यहाँ से प्रश्न बनाता ही बनाता है, एकदम मान के चलिए एक प्रश्न यहाँ से आने वाला है। तो नेपाल से कितने जिला मिल रहा है यहाँ पे? 7 जिला। 7 जिला में देखिए यहाँ पे पहला तो हो जाएगा वेस्ट चंपारण, यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ वेस्ट चंपारण। दूसरा हो जाएगा यहाँ पे पूर्वी चंपारण। तीसरा हो जाएगा सीतामढ़ी। ध्यान रखिएगा शिवहर नहीं है, शिवहर बीच में आ जाता है, शिवहर से नेपाल की बाउंड्री नहीं लगती है। उसके बाद हो जाएगा चौथा मधुबनी, पांचवा हो जाएगा सुपौल, छठा हो जाएगा अररिया और सातवां हो जाएगा किशनगंज। देखिए कितना आसान है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पहला हो जाएगा पश्चिम चंपारण, दूसरा हो जाएगा पूर्वी चंपारण, तीसरा हो जाएगा सीतामढ़ी, चौथा हो जाएगा मधुबनी, पांचवा हो जाएगा सुपौल, उसके बाद अररिया, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा किशनगंज। कुल मिला के 7 जो स्टेट है जो नेपाल से बिल्कुल सटा हुआ है। इसमें प्रश्न दे देगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट नेपाल से सटा है या फिर कौन सा डिस्ट्रिक्ट नेपाल से सटा नहीं है। दूसरे टाइप का प्रश्न देखिए, पूरब में, तो पूरब में तो मात्र यहाँ पे, ठीक है, पश्चिम बंगाल ही आएगा, और पश्चिम बंगाल से मात्र सटे 3 ही स्टेट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक तो किशनगंज हो जाएगा, एक हो जाएगा यहाँ पे कटिहार हो जाएगा, और एक हो जाएगा पूर्णिया। देखिए पूर्णिया की बाउंड्री पश्चिम बंगाल से थोड़ी सटी हुई है लेकिन सटा हुआ है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। उसके बाद से बात करते हैं दक्षिण में। दक्षिण का एरिया चूंकि बहुत बड़ा है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, और यहाँ से प्रश्न फंसने की संभावना है। तो दक्षिण में झारखंड से 8 जिले यहाँ पे मिलती है। 8 जिले कौन कौन सी है उसे हम लोग मार्क करते चलते हैं बिल्कुल क्रम से। देखिए एक तो हो जाएगा कटिहार, कटिहार के साथ साथ यहाँ पे हो जाएगा भागलपुर, भागलपुर के साथ साथ बांका, आप लोग भी मेमोराइज करते रहिए। उसके बाद हो जाएगा जमुई, उसके बाद हो जाएगा देखिए यहाँ पे नवादा, उसके बाद हो जाएगा इधर गया, गया के बाद इधर हो जाएगा औरंगाबाद, और औरंगाबाद भी थोड़ा सा इधर देख पा रहे हैं ना, ये जो बड़ा जो इलाका है यहाँ पे ये भी सटा हुआ है झारखंड से, तो ये हो जाएगा रोहतास। उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा नंबर 1 रोहतास, ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा रोहतास, दूसरा हो जाएगा औरंगाबाद, तीसरा हो जाएगा गया, चौथा नवादा, पांचवा जमुई, छठा बांका, सातवां भागलपुर और आठवां हो जाएगा कटिहार। तो ये जो सारी जो सीमाएं हैं ये लगी हुई है बिल्कुल सिंपल, ठीक है, झारखंड से। क्योंकि दक्षिण का भी एक पूर्वी इलाका भी है, पूर्वी जो इलाका है, सॉरी, पश्चिमी इलाका भी है। पश्चिमी जो इलाका इधर है उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा 4 ही स्टेट से सटा हुआ है, बाकी मत लिंक कर दीजिएगा एमपी वगैरह से या फिर छत्तीसगढ़ वगैरह से, ठीक है, वहाँ से नहीं है। तो पश्चिम में भी अगर देखा जाएगा उत्तर प्रदेश से तो 8 जिला यहाँ पे, ठीक है, लगा हुआ। 8 जिला में कौन कौन है बिल्कुल अब यहाँ पे क्रम से आप लोग देखते चलिए यहाँ से, ठीक है, इस कलर में चेंज कर देता हूँ। ये वाला इलाका है, पहला हो जाएगा इधर, ठीक है,
बिल्कुल ये हो जाएगा यहाँ पे रोहतास, ध्यान से आप लोग देखते चलिए, ठीक है। रोहतास, दूसरा हो जाएगा इधर यहाँ पे कैमूर, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे बक्सर, उसके बाद हो जाएगा सारण, यही जो गंगा एंट्री लेती हैं, ठीक है। उसके बाद सिवान, उसके बाद हो जाएगा गोपालगंज, उसके बाद हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। एक बार फिर से मेमोराइज कर लेते हैं। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, कैमूर और उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा रोहतास। तो कुल मिला के देखिए जो चौहद्दी है, चारों क्षेत्रों से जिसकी सीमाएं मिलती है बिहार के ज़िलों से, वैसे आप यहाँ पे नाम, ठीक है, बिल्कुल आसान आपको देखते हुए मैंने सारा आपको बता दिया। उम्मीद है कि इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट और भी चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं कि उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार कितना है, लेंथ कितना है बिहार की। चूँकि आप बिहार के हैं, अगर इतना आपको नहीं पता है तो फिर तो अच्छी संकेत नहीं है। ये है यहाँ पे उत्तर से जो दक्षिण का जो विस्तार है, नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पे देखिए पश्चिम चंपारण से लेके गया तक के जो लास्ट एरिया है, ठीक है, यहाँ से अगर इसकी दूरी अगर मेजर किया जाए तो ये हो जाता है आपका 345 किलोमीटर। उसी तरीके से अगर पूरब से पश्चिम का अगर विस्तार अगर किया जाए तो कैमूर से लेके सीधे चला जाएगा देखिए किशनगंज तक। ये डिस्टेंस पूरी की पूरी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगा 483 किलोमीटर। यहाँ पे स्टेटमेंट भी बना सकता है कि बिहार का, ठीक है, उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है, ठीक है, पूरब से पश्चिम विस्तार से, ठीक है, कम है अधिक है, ऐसे करके स्टेटमेंट बना सकता है यहाँ पे। तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे अक्षांश और देशांतर की हमने लंबाई देख ली है। आप फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दे सकता है कि बिहार की अक्षांशीय जो विस्तार है देशांतरीय विस्तार से अधिक है कम है, ऐसे करके भी प्रश्न बना सकता है। प्रश्न का देखिए कोई अंत नहीं है। उसके बाद से यहाँ पे कह रहा है औसत वर्षा। तो चूंकि गैंगेटिक एरिया है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मानसून जब एंट्री करती है तो उधर वेस्ट बंगाल से जब इधर, ठीक है, बिहार में एंट्री लेगी तो पूरा का पूरा गंगा का एरिया अच्छा खासा वर्षा बिहार में होती ही होती है, 125 सेंटीमीटर। इधर हिमालय है, जो कि हिमालय जो है पूरी तरीके से भारत का बाप के तौर पे यहाँ पे, ठीक है, स्टेबलाइज है। यहाँ पे बाप का काम ही होता है ना रक्षा करना, हिमालय भी रक्षा करते हैं। तो उधर मानसून को जाने नहीं देगी उधर। तो पूरी तरीके से इन्हीं इलाकों में एक अच्छा खासा, खासकर उत्तरी बिहार में तो पूरा का पूरा पानी ही पानी हो जाता है, 125 सेंटीमीटर, लेकिन एवरेज है, ध्यान रखिएगा, पूरे के पूरे बिहार का। समुद्र तल से औसत ऊंचाई, देखिए समुद्र तल से औसत ऊंचाई का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी जगह को अगर हम पार्टिकुलर मान के चलते हैं कि वहाँ से ऊंचाई नापेंगे तो जगह तो देखिए किसी क्षेत्र के लिए ऊंचा भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग समुद्र तल की बात करते हैं तो इसका मतलब कि हर जगह वाटर लेवल सेम होगा, इसीलिए अब वहीं से नापा जाता है समुद्र तल को लेकर। अब समुद्र तल से अगर उसकी औसत ऊंचाई देखा जाए बिहार का, ठीक है, 53 मीटर है, बहुत ऊंचा कहा जाएगा। 53 मीटर की ऊंचाई काफ़ी अधिक होती है, 173 फीट। वहीं जो समुद्र के किनारे जो द्वीप वगैरह होते हैं 5 फीट, ठीक है, 6 फीट या फिर 2 मीटर 4 मीटर की ऊंचाई पे होते हैं, तो जिनको डूबने उबने का डर यहाँ पे बहुत होता है। जैसे आएगा ज्वार भाटा या फिर तूफान वगैरह आएगा समुद्र में, पूरी तरीके से, ठीक है, वो एरिया जलमग्न हो जाएगा, डूब जाएगा। राष्ट्रीय पार्क की बात करें यहाँ पे तो एक ही है, ध्यान रखिएगा, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही फेमस है, यही है वेस्ट चंपारण में, सोमेश्वर रेंज में, यही, ठीक है, आपको वाल्मीकि नगर में यहीं पे देखने के लिए मिल जाएगा, जो नीतीश कुमार आए दिन यहाँ पे जाते रहते हैं। उसके बाद हो जाएगा सर्वाधिक गर्म जिला, ये हो जाएगा गया। देखिए निचला इलाका ही है, और सर्वाधिक ठंडा जिला भी यहाँ पे गया ही है, दोनों के लिए आपको तैयार रहना, ठीक है, दोनों गया हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा सबसे कम वर्षा वाला जिला, ये है औरंगाबाद। चूँकि ये प्लेट्यू वाला एरिया है, पठारी वाला इलाका है, तो यहाँ पे जो भी मानसूनी जो प्रक्रिया होती है यहाँ पे आ नहीं पाती है। और उसके बाद से, ठीक है, मानसून के लिए जो भी टर्म एंड कंडीशन है, वर्षा के लिए जो भी टर्म एंड कंडीशन है, ये वाला जगह देखिए फॉलो नहीं करता है, ठीक है, पठारी टाइप का इलाका है यहाँ पे। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कहाँ होगा? किशनगंज। जैसे ही इधर से, ठीक है, मानसून एंट्री करेगी, बहुत ही भारी मात्रा में किशनगंज में बारिश कराएगी, ध्यान रखिएगा। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हो जाएगा किशनगंज। सबसे बड़ी जो सिंचाई परियोजना है ये हो जाएगी गंडक परियोजना। गंडक परियोजना यही, ठीक है, जो भारत और नेपाल को, खासकर ये जो पश्चिमी चंपारण का जो इलाका है ऊपर सोमेश्वर रेंज के आसपास, उन्हीं सारे क्षेत्रों में 2 भागों में गंडक परियोजना भारत और नेपाल को क्या करती हैं, बांटती हैं। और इसी गंडक परियोजना से ही देखिए जो गंगा नदी की एक जो सहायक नदी है, ठीक है, गंडक नदी आके उसी में आके मिलती है।
अब आइए नेक्स्ट कुछ और भी बातों को हम लोग देखते हैं। सबसे बड़ा जिला क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ा जिला देख पा रहे हैं वेस्ट चंपारण, बहुत ही बड़ा एरिया है इसका। उसके बाद हो जाएगा गया, मैप से ही आपको देख के बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब तीसरा आप गेस कर सकते हैं, तीसरा ठीक है हो जाएगा पूर्वी चंपारण यहाँ पे। उसी तरीके से बिहार का सबसे छोटा जिला, तो सबसे छोटा जिला में देख रहे हैं कहीं कुछ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है बिल्कुल आसान है, यही है शिवहर का, तभी मैंने नाम लिया था। सबसे छोटा जिला शिवहर, शिवहर के बाद यहाँ पे ठीक है एक हो जाएगा शिवहर, उसके बाद अरवल हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा शेखपुरा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। शिवहर, उसके बाद यहाँ पे अरवल हो जाएगा, उसके बाद से इधर हो जाएगा ठीक है शेखपुरा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सामान्य परिचय राजनीति के अंतर्गत। बिल्कुल देखिए क्रम से आप लोगों को दिया जा रहा है, बिल्कुल एक साथ कंपाइल करके दिया जा रहा है ताकि चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से याद हो पाए, समझ पाए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लोकसभा का, क्योंकि भारत में ठीक है जो भी लोकसभा के जो सीटें निर्धारित हैं 543 में चुनाव होता है। अब इस 543 में चूँकि पता है आपको कि रिजर्वेशन का भी कॉन्सेप्ट है, जो भी 15% एससी के लिए, उसके अलावा 7.5% एसटी के लिए, तो उसी के आधार पे बांटा भी गया है, ठीक है। और राज्यों में भी देखिए इसको बांटा गया है, राज्यों में पूरे पूरे राज्यों को जनसंख्या के आधार पे सीटों को बांट दिया गया है। उस तरह से अगर टोटल देखा जाए तो लोकसभा जो सदस्य हैं पूरे के पूरे जो बिहार में जो सीट मिला हुआ लोकसभा सदस्य वो जाएगा 40 हो जाएगा। अब इस 40 में देखिए कुछ ऐसा भी क्षेत्र है जिसमें यहाँ पे रिजर्व किया गया, आरक्षित किया गया है। आरक्षित का मतलब सिंपल सा ठीक है कॉन्सेप्ट है कि उसमें आरक्षित लोग ही खड़े होंगे और बाकी सारे लोग मिल के उसको मतलब चुनेंगे, ठीक है। तो इसमें आरक्षित जो क्षेत्र है ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित 6 सीटें हैं इसमें। वो सीटें हैं गोपालगंज में, हाजीपुर में, समस्तीपुर में, जमुई, गया और यहाँ पे हो जाएगा सासाराम। ध्यान रखिएगा ये 6 जो सीटें हैं, ठीक है। हाजीपुर तो आपको नाम भी याद होगा रामविलास पासवान से, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर राज्यसभा सदस्यों की संख्या टोटल है बिहार में 16, बहुत ही बड़ा ये, ठीक है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16, जो कि राज्यों का अपने अपने राज्यों का ये लोग राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ और भी बातें आप लोग देखते चलिए यहाँ पे बिहार के ही राजनीतिक गतिविधियों के बारे में। अगर हम लोग राज्य की विधायिका की बात करें राज्य में, तो राज्य में द्विसदनीय विधायिका, ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था है। वो क्या है द्विसदनीय व्यवस्था, तो जैसे कि भारत में लोकसभा है, राज्यसभा है, उसी तरीके से राज्यों में भी है विधानसभा और विधान परिषद, लेकिन हर एक राज्य में वो नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बिहार में यहाँ पे विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है और इसमें भी रिजर्वेशन किया गया है, यहाँ पे रिजर्व दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें यहाँ पे अब 243 में 40 जो सीटें हैं, ये 40 सीटें सिर्फ और सिर्फ एससी कैटेगरी के लिए हैं। उसी तरीके से यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइब को यहाँ पे किन किन क्षेत्रों में मिला हुआ है। 2 क्षेत्र हैं ये हो जाएगा, एक क्षेत्र है कटोरिया जो कि ठीक है बांका में स्थित है, ध्यान रखिएगा बांका में स्थित है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा बांका। और दूसरा हो जाएगा मनिहारी, ठीक है, मनिहारी जो विधानसभा क्षेत्र है ये भी रिजर्व है, कटोरिया विधानसभा क्षेत्र ये भी रिजर्व है। कटोरिया है बांका में और मनिहारी हो जाएगा यहाँ पे कटिहार में, ठीक है। तो कटिहार यहाँ पे ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ और चीज़ें हैं, विधान परिषद अगर सदस्यों की संख्या देखा जाए टोटल तो 75 होगा, क्योंकि किसी भी राज्य में विधानसभा के सदस्यों से विधान परिषद की संख्या हमेशा वो कम ही होगी, क्योंकि विधान परिषद एक बहुत बड़े जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि राज्यसभा एक बहुत बड़े जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अब आइए कुछ और भी चीज़ों को देखते हैं इसी के अंतर्गत। अब कह रहा है कि कुल जिले कितने हैं बिहार में, तो टोटल अगर जिलों को अगर आप काउंट करेंगे यहाँ पे तो टोटल जिले हो जाएगा 38, और 38 जिला जो है यहाँ पे सबसे लास्ट में जो बना हुआ है अरवल जिला बना हुआ है, ठीक है, यही है बहुत छोटा सा, ठीक है। तभी आपको दिखाया था मैंने, ठीक है, जैसे शिवहर था, अरवल था, ठीक है, शेखपुरा था, छोटे डिस्ट्रिक्ट में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा यहीं पे बना हुआ है अरवल, ठीक है। तो 38वां जिला है ये अरवल। बिहार में कुल जो अनुमंडल है जिसको तहसील बोला जाता है 101, ये है छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है। बिहार के नाते आपको देखिए बेसिक चीज़ें आपके, ठीक है, बिहार के बारे में बिल्कुल जानना अनिवार्य है। प्रखंड टोटल हो जाएगा 534,
उच्च न्यायालय पटना में स्थित है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बिहार में प्रमंडल 9 है। यहाँ पे प्रमंडल क्या है यहाँ पे, ठीक है, तो आप कह सकते हैं प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी तरीके से एक डिवीजन में यहाँ पे बांट दिया गया है। और वो 9 डिवीजन है, ध्यान रखिएगा। और 9 डिवीजन यही है, देख पा रहे 9 कलर से इसको इंडिकेट किया गया है। 9 डिवीजन यही है यहाँ पे। जैसे कि पहला है पटना, पटना में 6 जिला शामिल हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा सारण 3 जिला, मगध 5 जिला, दरभंगा में 3 जिला, तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला, देख पा रहे हैं। और पूर्णिया में 4, कोसी में 3 जिला, भागलपुर में 6 जिला और मुंगेर में यहाँ पे 6 जिला। अब ये तो जिला जिला हमने देख लिया। थोड़ा अब देखते हैं कि कौन कौन जिला है इसमें, थोड़ा सा आपको और एक बेहतरीन तस्वीर उभर के सामने आएगी। देखिए यहाँ पे बिल्कुल आसान भाषा में देखने का प्रयास करते हैं। बिहार में प्रमंडल 9 है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तिरहुत में, ठीक है। तो तिरहुत में देखिए 6 जिला मौजूद हैं। और तिरहुत का पता है कि कलर देखिए यहीं पे दिया हुआ है, बहुत आसान है। देखिए वेस्ट चंपारण आ जाएगा, ध्यान से देखते चलिए। पूर्वी चंपारण आ जाएगा, शिवहर आ जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा मुजफ्फरपुर यहाँ पे आ जाएगा, नीचे वैशाली, ये भी तिरहुत में ही आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे सीतामढ़ी, ठीक है। 6 हो जाएगा टोटल का टोटल ये है तिरहुत प्रमंडल। अब नेक्स्ट हम लोग देखिए यहाँ पे देखते हैं दरभंगा प्रमंडल। तो देखिए बिल्कुल क्रम से देखते चल रहे हैं। ये है दरभंगा। दरभंगा में कितने हैं, एक तो हो जाएगा समस्तीपुर, एक हो जाएगा दरभंगा, एक हो जाएगा मधुबनी। 3 है यहाँ पे जो कि दरभंगा प्रमंडल में है। उसके बाद हो जाएगा कोसी प्रमंडल में। तो कोसी प्रमंडल का पता है आपको, यही इलाका है, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। ये जो कलर है देखिए यही है, सुपौल, मधेपुरा, यहाँ पे सहरसा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा पूर्णिया। पूर्णिया में 4 है। पूर्णिया का कलर देखिए ये है पीला कलर, यही हो जाएगा। कटिहार शामिल है, पूर्णिया शामिल है इसमें, अररिया शामिल है, किशनगंज शामिल है। ध्यान से आप लोग खूब देखते चलिए। उसके बाद ये देखिए ये वाला कलर मिल रहा है, ठीक है, भागलपुर प्रमंडल। भागलपुर में 2 ही है, जो कि एक भागलपुर है और दूसरा यहाँ पे बांका है, ठीक है, भागलपुर और बांका। उसके बाद 6 नंबर आ रहा है मुंगेर। मुंगेर में बड़ा है, 6 इसमें डिस्ट्रिक्ट मौजूद है, जैसे कि खगड़िया हो जाएगा, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। बहुत ध्यान से देखिए, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे मगध में, ठीक है। बहुत बड़ा इलाका ये भी है, मगध का इलाका। यहाँ पे देख पा रहे हैं किस टाइप का एरिया है यहाँ पे। एक है नवादा, नवादा के साथ साथ गया, जहानाबाद, अरवल है, अरवल के साथ साथ औरंगाबाद। 8वां नंबर पे आ जाएगा पटना। पटना वाला भी देखिए बहुत बड़ा प्रमंडल है ये भी, ठीक है। इसमें हो जाएगा नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और यहाँ पे रोहतास। 9 नंबर हो जाएगा यहाँ पे सारण। बहुत छोटा सा है, बहुत बड़ा भी नहीं है, ठीक है। इसमें हो जाएगा सारण में सारनकुद, सीवान और यहाँ पे हो जाएगा गोपालगंज। तो उम्मीद है कि आपको 9 के 9 प्रमंडल में 38 के 38 जिलों को यहाँ पे एक साथ कंपाइल करके आप लोगों को दिखा दिया गया, ठीक है। इसे एक बार और अच्छे से आप देखते चलिए, ऑब्जर्व करते चलिए, चीज़ें और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगी। अब यहाँ पे कुछ राजकीय प्रतीकों की बात कर लेते हैं। बड़ा सिंपल सा इसमें क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि पहला है यहाँ पे चिन्ह। तो बिहार का जो चिन्ह है देखिए बोधि वृक्ष ही है, ध्यान रखिएगा, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। दूसरा यहाँ पे दिया है पशु, तो पशु तो बैल है। उसी तरीके से तीसरा दिया हुआ है पक्षी, पक्षी में ध्यान रखिएगा गैरैया। चौथा दिया हुआ वृक्ष, वृक्ष में पीपल का पेड़ हो जाएगा। 5वां में दिया हुआ है देखिए यहाँ पे पुष्प, ठीक है, तो पुष्प हो जाएगा गेंदा का फूल, ठीक है, गेंदा का फूल। तो चिन्ह हो जाएगा बोधि वृक्ष, पशु हो जाएगा बैल, पक्षी हो जाएगा गैरैया, वृक्ष हो जाएगा पीपल और पुष्प हो जाएगा यहाँ पे गेंद। कुछ बिहार दिवस के भी बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या मिला जाता है। देखिए कितना शानदार स्लोगन है, बिहार, ठीक है, जहवा के लड़कन ना माने हार, वही तो है अपना बिहार। बिल्कुल आप लोगों पे सूट करता है, बिल्कुल फाइटर हैं आप लोग। देखिए पहला है राजकीय भाषा। राजकीय भाषा के रूप में हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में उर्दू है। उसी तरीके से बिहार जो दिवस है मैंने बताया था 22 मार्च को, चूँकि 22 मार्च 1912 को ही अधिसूचना जारी किया गया था, जिससे बिहार
आगे चल के 1 अप्रैल ठीक है 1912 को सेपरेट हो गया। राजकीय जो मेघा दिवस है बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ठीक है जन्म दिवस के आधार पे इस चीज़ को मनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉल्फिन दिवस है जो कि गंगा में बड़ी मात्रा में ठीक है पाई जाती है, अब तो खैर लुप्त के कागार पे है। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस हो जाएगा 5 अक्टूबर को। राज्य जो प्रार्थना है, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण राज करे, बहुत ही शानदार प्रार्थना है। उसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट है राज्य गीत, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें जो देखिए बिहार के बारे में बेसिक चीज़ों को आज आपको पूर्णतः जो भी है ठीक है सामान्य परिचय के रूप में आप लोग बता दिया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा डीपली हम लोग अंदर ठीक है बिहार में इन कर रहे हैं। अब कल से शुरू करेंगे हिस्ट्री, उससे ही जियोग्राफी, उसी तरीके से पॉलिटी, इकोनॉमी और फिर करेंट, उसके बाद पूरा का पूरा बिहार समाप्त हो जाएगा। तो डेली मेरे साथ बने रहिए और सपोर्ट करते रहे यहाँ पे ठीक है। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।